आज का टॉपिक है आपका। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करने जा रहा हूँ। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, यही सारे बारे में। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले मैं अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका, यानी इसकी क्या कहते हैं, इसका परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है, अर्थ का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था जो बना है वो दो शब्दों से मिलके बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मनी, यानी कहने का मतलब मनी से संबंधित, यानी अर्थ से संबंधित जो भी व्यवस्था होते हैं उन सभी को हम लोग अर्थव्यवस्था के अंदर रखते हैं। यानी मनी से संबंधित जो भी व्यवस्था होंगी, चाहे जो भी काम होंगी, वो सारे अर्थव्यवस्था में आएंगे। अर्थव्यवस्था का जो अंग्रेजी नाम है वो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? तो अर्थव्यवस्था का जो नाम है इकोनॉमिक्स से, जो कि ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। अर्थशास्त्र का जो जन्मदाता है, अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है उनका नाम एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं ये। अर्थशास्त्र की शाखा को दो भाग में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की दो शाखा है, पहला जो है समष्टि और अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं कि जिसमें क्या होता है, इसमें समूह के आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है। यानी अगर कोई समूह कोई आर्थिक क्रिया कर रहा है, समूह कहने का मतलब किसी देश से संबंधित होगा, किसी राज्य से संबंधित होगा, कोई इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित होगा। तो जब भी कोई समूह किसी कार्य को करता है तो उसको, और उसमें जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसमें मनी से संबंधित कोई भी काम होती है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। जैसे देश में रोजगार की व्यवस्था हो गई, जीडीपी हो गई, ये सारे जो टर्म हैं वो सब समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, सेकंड नंबर जो सेकंड शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें किसी अकेले की आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है। अकेला कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल आदमी, किसी परिवार के बारे में बात किया जाए या किसी कंपनी के बारे में बात किया जाए, किसी भी इंडिविजुअल के आर्थिक क्रियाओं के बारे में जब भी बात किया जाएगा उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे व्यक्तिगत आय की बात करेंगे, किसी विशिष्ट फर्म की आय की बात करेंगे, ये सारा कुछ। अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है वो टोटल आपको 5 भागों में किया गया है। पहला जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें इसमें क्या होता है कि राज्य जितना भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नियंत्रित, उसका कंट्रोल करना, उसको निर्देशित करना, ये सारा जो जिम्मेदारी होता है वो किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। ठीक है, यानी राज्य या देश के पास जो भी सारे आर्थिक, राज्य या देश के पास जितना भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, उसका कंट्रोलिंग पावर, उसको डेकोरेट करने का पावर या उसको निर्देशित करने का पावर जब किसी राज्य के पास हो या उस देश के पास ही हो सारा, उस सारे उनके अंदर होने वाले सारे आर्थिक क्रियाओं का, तो उस तरह के अर्थव्यवस्था को हम लोग सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था हम लोग का पूर्व रूस में मिल जाएगा, जो सोवियत संघ पहले था, उसमें इस तरह का अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं हम लोग, न्यूनतम नियंत्रण होता है राज्य सरकार का, और राज्य न्यूनतम नियंत्रण करता है राज्य, और निजी संस्थान आर्थिक गतिविधियों में प्रभावकारी होते हैं, यानी प्रभावकारी होते हैं। और क्या बोल रहा है कि इस व्यवस्था में को उदारवादी व्यवस्था भी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राज्य इसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शन डालेगा, कम से कम नियंत्रण करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर यानी निजी संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा प्रभावशील होंगी, इसमें निजी संस्थाओं का ज़्यादा आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, ज़्यादा इंटरफेयर होगा, और इस तरह के व्यवस्था को उदारवादी व्यवस्था भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यूएसए का अर्थव्यवस्था जो है हमारा, वो
उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का प्रभाव समान रूप से दिखता है। यानी कहीं पे समाजवादी ज़्यादा है तो कहीं किसी आर्थिक क्रियाओं में समाजवादी को प्रभावशील बना दिया गया, तो किसी आर्थिक क्रियाओं में उदारवादी को प्रभावशील बना दिया, यानी पूंजीवादी को प्रभावशील बना दिया गया। यानी दोनों का प्रभाव बराबर रूप में, इक्विवेलेंट रूप में जब दिखने लगे जिस भी अर्थव्यवस्था में, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत का अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है इस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों के साथ साथ, यानी उदारवादी तो होगा ही, पूंजीवादी तो होगा ही होगा, साथ साथ निजी तत्व भी होंगे। उसके साथ साथ आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का न्यूनतम प्रतिबंध होगा, यानी कम से कम समझिए कि नगण्य प्रतिबंध, यानी समझिए कि ना के बराबर प्रतिबंध है। और आयात निर्यात बिना प्रतिबंध के या न्यूनतम प्रतिबंध के जब चल रहा है तो वैसा अर्थव्यवस्था कहलाता है खुली अर्थव्यवस्था। उसके साथ साथ आपका एक और चीज़ है कि पूंजीवादी होनी चाहिए और निजी, उदारवादी यानी पूंजीवादी, और निजी संस्थानों का जितना भी निजी क्षेत्र के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जितने भी, उन सभी का प्रभाव भी बना रहेगा। तो ये हमारा जो कहलाता है ये खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि हम लोग हांगकांग और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये हो गया इस व्यवस्था में सबसे लास्ट में हमारा बंद अर्थव्यवस्था है। इस तरह का व्यवस्था जहां आयात निर्यात तो एकदम होता ही ना हो और तथा निजी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप भी ना हो, यानी सारा जो भी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप होंगे वो सारा सरकार के अंतर्गत होंगी, और साथ साथ आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध होगा। आयात निर्यात कंप्लीटली रुका हुआ रहेगा और जितना भी आर्थिक क्रिया उन सभी पे सरकार का, वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ के राज्य का ही हाथ होगा, कंट्रोलिंग पावर होगा, राज्य ही करवाएगा, किसी भी निजी संस्थान का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस तरीके के अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया का अर्थव्यवस्था। अब बात आगे आते हैं तो आर्थिक विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कहाँ पे कैसा आर्थिक विकास है इसके आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है। तो आर्थिक विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला जो है विकसित देश है, दूसरा जो है विकासशील देश है, तीसरा जो है वो नवीन औद्योगिकृत देश है, और चौथा जो है अल्प विकसित देश है। यानी क्या क्या है? विकसित, विकासशील, औद्योगिकृत, नवीन औद्योगिकृत देश और अल्प विकसित देश। तो सबसे पहले हम लोग विकसित देश देखते हैं। तो विकसित देश उसको कहते हैं जो औद्योगिकरण के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया हो, तृतीय क्षेत्र का प्रधानता हो, जिसके कंट्री में, जिसके देश के अंदर तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जिसको कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर से मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं। ऐसे आज आप सिर्फ इतना ही समझिए, तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर को कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो जो भी जैसा वैसा देश जिसमें तृतीय क्षेत्र की प्रधानता हो और औद्योगिकरण वहाँ पे उच्च स्तर पे पहुँच चुका हो और उच्च जीवन स्तर हो, यानी वहाँ के हर एक नागरिक का जीवन स्तर काफ़ी उच्च हो, अच्छा हो, तो उस तरह के देश को हम लोग विकसित देश के अंतर्गत देखते हैं। विकासशील देश की बात करते हैं तो विकासशील देश की जब बात करते हैं तो विकसित देशों के आधार पर देखा जाता है कि विकसित देश के आधार पर उनका जो औद्योगिकरण का जो स्तर होगा वो नीचे होगा, तृतीय क्षेत्र की न्यूनता होगी, यानी औद्योगिक क्षेत्र के मतलब विकसित देश के तुलना में बात कर रहे हैं तो विकसित देश के तुलना में क्या कहते हैं, औद्योगिकरण का स्तर नीचा होगा। फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र की प्रधानता की कमी होगी, मतलब इन कंपेयर ऑफ विकसित देश, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो मानवाधिकारों का अभाव होगा, यानी विकासशील देशों में मानवाधिकार का अभाव मिलता है और जीवन स्तर नीचा रहता है, यानी वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होता है जितना
विकसित देशों का होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो विकासशील देश क्या है, किसके अंतर इसके अंतर्गत कौन कौन से बात आते हैं। अब हम लोग देखते हैं नवीन औद्योगिकीकृत देश। तो वैसे देश को हम लोग नवीन औद्योगिकीकृत देश के अंतर्गत रखते हैं जो कि विकासशील देशों की जो सीमा है, जो कि विकासशील देश की सीमा को पार कर चुका है। क्या कर चुका है? जो विकासशील देशों की सीमा को क्या कर चुका है? पार कर चुका है। लेकिन विकसित देश के सीमा पर पहुंचने के कगार पर है। तो उस तरह के देश जो कि विकासशील और विकसित देशों के बीच में पाए जाते हैं, यानी तो उस तरह के देश को हम लोग कहते हैं कि नवीन औद्योगिकीकृत देश के अंतर्गत रखते हैं। अब अल्प विकसित देश उसको कहते हैं जहाँ पे दरिद्रता यानी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा हो, कमज़ोर मानव संसाधन हो, ठीक है, कमज़ोर मानव संसाधन हो, साथ साथ आर्थिक भेदता हो, यानी आर्थिक रूप से मतभेद चलता हो, यानी गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अमीर बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो इस तरह की भेदता हो, साथ साथ कमज़ोर मानव संसाधन हो, यानी मानव संसाधन कहने का मतलब वहाँ पे किसी भी कार्य को करने के लिए मानव उतना अच्छे नहीं, मतलब मानव के पास स्किल नहीं है, स्किल की कमी है। कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर रेलवे में एम्प्लॉय चाहिए तो रेलवे का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन रेलवे के काम करने के लिए उनके वहाँ पे स्किल्स की काफ़ी कमी है। कंप्यूटर सेक्टर में एम्प्लॉय चाहिए, आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन आईटी सेक्टर के वहाँ के नॉलेज की वाले स्किल वाले बंदे कम हैं, तो यानी मानव संसाधन की कमी है। बात समझ में आ गई? तो ये और दरिद्रता तो समझते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी हो। तो ये हमारा जो जितना भी लाइन है ये सब अगर जिस देश में है तो वो अल्प विकसित देश कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय में अगला टॉपिक जो हमारा है सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक है। सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक में सबसे पहले हम लोग मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई को देखते हैं। एसडीआई के बारे में अगर कहा जाए तो एसडीआई 1990 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी अर्थशास्त्री थे, जुड़े कुछ अर्थशास्त्री थे, जिसमें महबूब उल हक तथा उनके सहयोगी अमर्त्य सेन एवं अन्य जो भी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा जो क्या किया गया था, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एसडीआई का निर्माण किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसके बाद से यानी 1990 के बाद से ही मानव डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही 1990 के बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल का प्रस्तुत किया जाने लगा, हर एक कंट्री का। बात करते हैं कि यूएनडीपी टर्म और एसडीआई टर्म दो आया है। तो एसडीआई के बारे में तो समझ में आया कि एसडीआई कहाँ से आया, लेकिन ये यूएनडीपी के बारे में बता देते हैं कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में। ये क्या करती है? तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जितने भी प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं या कार्यक्रम बनते हैं, ये सारे उस पर वर्क करती है, उसको निर्देशित करती है, उसको कार्यान्वित करती है, उस पर कंट्रोलिंग करती है यानी नियंत्रित करती है। तो ये काम है इसका। अगर बात करते हैं भारत के संदर्भ में एसडीआई का, तो भारत के संदर्भ में एसडीआई की जब बात किया जाए तो भारत का जो पहला राज्य है वो एमपी है, जो कि एसडीआई को इंट्रोड्यूस किया था। और भारत का जो रैंकिंग है एसडीआई में वो 131 है। और एसडीआई में जो पहले स्थान पे अगर बात करेंगे तो एसडीआई में पहले स्थान पे हमारा ये नॉर्वे है, और अंतिम स्थान पे बात करेंगे तो अंतिम स्थान पे नाइजर है। तो अंतिम स्थान की जब बात की तो बात ये आया कि टोटल कितना कंट्री है जो कि एसडीआई के अंदर सम्मिलित है। तो टोटल 189 कंट्री है जो कि एसडीआई के अंदर सम्मिलित है, एसडीआई रैंकिंग के अंदर आती है। अब बात करते हैं कि एसडीआई को कैसे यूएनडीपी कैसे निर्धारित करती है, कैसे बताते हैं। तो एसडीआई को निर्धारित करने के लिए यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू का इस्तेमाल करती है, यानी यूएनडीपी का मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू 1 होता है
और मिनिमम 0 होता है। इसी दो मतलब दो लिमिट के अंदर पॉइंट वैल्यू गिवन करती है किसको, तो विभिन्न कंट्री को, विभिन्न देशों को, और उसके आधार पे उसका रैंकिंग बनाया जाता है। तो बात करते हैं कि अगर यूएनडीपी रैंकिंग, हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो यूएनडीपी रैंकिंग है वो 0.645 है। और बात करते हैं हम लोग अगर नॉर्वे का, यानी जो पहले स्थान पे रैंकिंग में, उसका अगर रैंकिंग की बात करते हैं 0.957 है। यानी अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसका रैंकिंग 1 होगा, ठीक है। और नाइजर का जो बात करते हैं पॉइंट वैल्यू, तो 0.394 है। यानी अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसको यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू 1 मिला हो। यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू और एसडीआर रैंकिंग का निर्धारण जो होता है, या यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू भी निर्धारित किया जा रहा है, तो वो किस आधार पे किया जा रहा है। हम मान लेते हैं कि पॉइंट वैल्यू के आधार पे एसडीआर रैंकिंग देते हैं, लेकिन यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है। तो यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू का निर्धारण जो करती है, या उसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, एसडीआर रैंकिंग का जो निर्धारण होता है वो 3 आयामों पे शुरुआती में किया जाता था। 3 आयामों पे। तो 3 आयाम में क्या क्या है, तो 3 आयाम में जीवन प्रत्यक्षता सूचकांक है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, एडुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। और तीसरा जो है वो रहन सहन स्तर सूचकांक है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये चीज़ यहाँ देख लीजिए, लाइफ जीवन प्रत्यक्षता सूचकांक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन प्रत्यक्षता सूचकांक की बात करते हैं। तो जीवन प्रत्यक्षता सूचकांक की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या कहना मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप कितना अपने लाइफ में स्वस्थ हैं, आपका जीवन कितना स्वस्थ गुजर रहा है, आपका एज कितना एज में आपका डेथ होता है, आप कुपोषित है कि नहीं है, आप मतलब समझिए आपको बीमारी वगैरह है कि नहीं है, आपका डेथ किस ईयर में हो रहा है। यानी किसी देश में डेथ रेट अगर ज़्यादा हो, किसी देश में डेथ रेट ज़्यादा होता है, लोग बहुत जल्दी ही मर जाते हैं, तो हो सकता है उनका जीवन जो प्रत्यक्षता है वो सही नहीं है। ऐसे नॉर्मल 65 to 70 एवरेज एज होना चाहिए, लेकिन आज बहुत एवरेज एज, बहुत देशों का जो एवरेज एज है वो 50, 55, 60 होता है। तो उन सभी देशों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्यक्षता जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो इस आधार पे उनका रैंकिंग किया गया, एक हुआ। और दूसरा जो शिक्षा यानी क्या है, एडुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, यानी शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, यानी आपको कितना किसी कंट्री में कितना शिक्षा की प्राप्ति वहाँ के लोगों को हुई, लोग कितना शिक्षित हैं, इस आधार पर भी यूएनडीपी रैंक पॉइंट वैल्यू या एसडीआर रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। यानी कितना लोग वहाँ शिक्षित हैं, कितना लोग तो तक शिक्षा की पहुँच पा रही है, ये सारा कुछ। रहन सहन स्तर, यानी वहाँ का लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है, लोग जीवन शैली कैसा है, जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसा है, वो दुखी है कि क्या है, बहुत दुखी हैं या खुशहाल ज़िंदगी है, सब कुछ उनका पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे आगे फ्यूचर के लिए बचत कर लेते हैं, जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ उनके पास होता है। तो ये होता है जीवन शैली, एक अच्छा जीवन शैली है उनके पास। तो इन सभी को मिला के देखा जाए तो इसका भी एक इंडेक्स बनाया जाता है कि उनका जीवन शैली कैसा है, उनका जीवन का स्तर कैसा है, रहन सहन का स्तर कैसा है। तो इस आधार पर भी उस देश का रैंकिंग किया जाता है, और इन सारे रैंकिंग को मिला करके हम लोग निर्धारण करते हैं एसडीआई रैंकिंग का या यूएनडीपी पॉइंट वैल्यू का। लेकिन क्या हुआ, इन सभी के अलावा 2010 में ऐसा देखा गया कि कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और आयाम्स हैं जिसके आधार पर एसडीआई रैंकिंग का डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आयाम क्या है, तो ये आयाम जो है वो है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, यानी इसको हम कह सकते हैं असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। कहने का मतलब हुआ इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कहने का मतलब कि किसी देश में है कि लोग एडजस्टमेंट के साथ रह रहे हैं, यानी डेवलपमेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट उतना नहीं है लेकिन असामान्य रूप से है, बहुत लोग, बहुत अमीर गरीब का फ़र्क है, लेकिन फिर भी उसमें एडजस्टमेंट है कि हाँ भाई एडजस्टेड है, उतना भर चलता है। ऐसा ये कि वो अच्छा नहीं है, फिर भी एडजस्टेड करके चल दे कि चलो यार चलता है, जैसा कि भारत का हाल है सब कुछ है। तो इस तरह का एक इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन कौन सा देश है कि जो कि इस तरह के स्तर में आते हैं, इस तरह के लेवल में आते हैं जहाँ पे मतलब असमानता समायोजित, यानी असमानता को समायोजित किया गया है। और उसके बाद मानव डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है, समानता को असमानता को दिखाया गया है और मानव डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आई। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट जो 2010 से जो लाया गया वो दूसरा पॉइंट है, यानी टोटल 4 पॉइंट 2010 में ऐड किया गया था। दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा आयाम जो है वो लिंग आधारित असमानता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी लड़कों लड़की में भेद करना, ट्रांसजेंडर में भेद करना, इन सारों में, यानी लड़का लड़की का बहुत मतलब भेद करना कि भाई लड़की है ये क्या करेगी, लड़का से आगे कैसे बढ़ सकती है, लड़का लड़की को भेद करके चलना, इसको जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी इसको कहते हैं हम लोग लिंग आधारित असमानता कहते हैं इसको। तो इन सब के आधार पर भी इसका भी एक SDI रैंकिंग निकलता। भारत काफ़ी वर्ष पहले, तब काफ़ी वर्ष पहले क्या मतलब वही 4 समझिए ये 10-15 साल पहले की बात है, भारत में भी कुछ ऐसा था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत में जेंडर इनइक्वालिटी कम होते जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे इस असमानता को देखा जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी को देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है बहुयामी निर्धनता सूचकांक। बहुयामी कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल यानी बहुत तरफ से पॉवर्टी को देखा जाता है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं इसको। कितनी और से मतलब एक पॉवर्टी इंडेक्स होता है लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। पॉवर्टी तो हम सिंपली गरीबी समझ, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी किस किस क्षेत्र में वो गरीब देश हैं, हर एक क्षेत्र में को देख करके उसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लिंग आधारित विकास सूचकांक। अब किसी भी देश का देखा जाता है, ये भी एक देखा जाता है कि वहाँ का जेंडर का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, किस जेंडर में कितना डेवलपमेंट है, किस जेंडर में कितना डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका भी एक सूची तैयार किया जाता है, एक सूचकांक तैयार किया जाता है। और इन 4 नए चीज़ों को जोड़ करके UNDP 4 ये 3 पहले का 4 तो 2010 से लागू किया गया, 2010 से इन सब को प्रस्तुत किया जाने लगा और इसके आधार पर, और 3 पहले का जो इन सब के आधार पर SDI और UNDP रैंकिंग का, SDI पॉइंट वैल्यू और UNDP रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। इन सभी के अलावा देखा जाए तो इन सभी के अलावा एक हैप्पी प्लैनेट सूचकांक है। हैप्पी प्लैनेट सूचकांक यानी हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। इसका बात पे अगर हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स की बात करें तो ये होता क्या है, यानी किसी भी देश के अपने देश में जो भी संसाधन मौजूद है उन सारे संसाधनों का कितना यूज करती है वो, और उसका कितना यूज करके उससे कितना बेनिफिट लेती है। ठीक है, समझ में बात आया। यानी उस देश में कितने जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का वो कम्प्लीटली यूज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और कर पा के उससे कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभदायक है, लाभप्रद है, उससे कितना वो लाभप्रद है, इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। और इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है और कर करके एक रैंकिंग निकाला जाता है कि कौन कितना % यूज कर रहा है अपने संसाधन का। देखा जाए तो इसमें टोटल 140 देश है, और जिसमें भारत का जो स्कोर वैल्यू है, यानी इस कितना % यूज किया करता है, तो भारत अपने 29.2 स्कोर वैल्यू रखा है और इसका रैंक 50वां है। यानी भारत का अपने संसाधन का यूज करने में 50वें रैंक पे है। पहले स्थान पे कोस्टा रिका है। आपको पता होना चाहिए, मतलब हमसे भी ये हैप्पी प्लैनेट सूचकांक में USA हमसे नीचे है।
यानी वो अपने संसाधनों का 12% ही, 12 या लगभग 15 इसी के बीच में ही वो अपने प्लान, या 12-15 नहीं, मतलब 12 से लेकर 20 तक के बीच में ही वो अपने संसाधनों का यूज करती है। ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। लेकिन हम लोगों से नीचे हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स में। अब हम लोग देखते हैं सकल राष्ट्रीय खुशहाली। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कहा जाए तो ग्लोबल नेशन हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस, ये भी एक तरह का इंडेक्स प्रकाशित करता है। इस इंडेक्स को, इस सूची को भूटान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें भूटान का जो रैंकिंग है वो 95 है और सबसे पहले इसमें टोटल 156 देश हैं। ये GNS जो है, GNS यानी ग्लोबल ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस को भूटान के द्वारा लाया गया। भूटान का रैंकिंग इसमें 95 है और पहले स्थान पे जो है वो फिनलैंड है। भारत का इसमें जो स्थान है वो 139 है और टोटल जो देश शामिल है इसमें वो 156 देश शामिल है। भारत का जो रैंकिंग है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में वो पाकिस्तान से नीचे है। जीवन, अब चौथा नंबर एक और देखते हैं हम लोग कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी जीवन में जो भी भौतिक गुणवत्ता, कितना हम फिजिकली रूप से एक्टिव हैं, ये सारे बातों को देखा जाता हुआ, तो इसको हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर एक और सूचकांक है वास्तविक प्रगति सूचकांक, यानी जेन्युइन क्या कहते हैं, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स जो होता है, जेन्युइन कितना प्रोग्रेस है हम लोग का, उस बारे में यहाँ देखा जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी मतलब कितने पूरे भारत, मतलब पूरे देश, पूरे विश्व में कितने लोग हैं जो कि भूखमरी के शिकार हैं, कितना देश है जहाँ पे सभी लोग खाना नहीं खा पाते हैं, तो उस हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक निकाला जाता है। उसके बाद एक राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक है, यानी कौन सा देश कितना समृद्ध है उसके आधार पे एक नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स निकाला जाता है, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक निकाला जाता है। सबसे लास्ट जो मतलब है इसमें वह मानव सतत विकास सूचकांक। मानव सतत विकास सूचकांक जो है वो सबसे लास्ट है, जिसका कहते हैं हम लोग ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए सतत विकास कार्यक्रम को समझना होगा। तो सतत विकास कार्यक्रम को देखते हैं हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सब अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए, आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा ऊंचा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़बरदस्त यूज करता है ना कि उसका दोहन होना शुरू हो जाता है और वो फ्यूचर के लिए रेड जोन में चला जाता है। यानी हो सकता है वो फ्यूचर में यूज करने के लिए वो संसाधन बचे ही ना। तो इन सभी जो प्रॉब्लम अराइज होने वाला है, इन सभी प्रॉब्लम से समस्याओं का समाधान के लिए क्या किया गया, 1980 में सतत विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 1980 में सतत विकास कार्यक्रम लाया गया और 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा 87 में ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा क्या किया गया, अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और जिसके आधार पे ही सतत विकास सूचकांक की अवधारणा लाई गई। तो ये सतत विकास सूचकांक समझ में आ गया कि किसके आधार पे लाई गई और क्यों लाई गई। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जितना भी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक था ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे सूचकांक इंडेक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो भी बेसिक्स थे, कुछ जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो मैंने बताया। अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। 3 प्रकार के क्षेत्रक को हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर।
प्राइमरी क्षेत्र में देखते हैं यानी प्राथमिक सेक्टर में देखते हैं अर्थव्यवस्था के जो भी प्राकृतिक क्षेत्र हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र जैसे हो गया कृषि, एग्रीकल्चर, फिर माइंस वगैरह हो गया, यानी जो भी खुदाई के दौरान जो भी मिनरल्स ओर्स वगैरह निकाले जाते हैं वो सारे कुछ होते हैं, माइंस हो गया, और यानी खनिज वगैरह जो भी कुछ निकाले जाते हैं वो चीज़ हो गया खुदाई के बाद। कृषि हो गया, या वाटर रिसोर्स से कुछ भी निकाले जाते हैं, ये सारा कुछ हो गया। एयर रिसोर्स से, यानी जो भी प्राकृतिक चीज़ों पे डिपेंडेंट जो भी अर्थव्यवस्था है, जंगल से लकड़ी आ गया तो यही चीज़, तो उन सारे को सम्मिलित किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं निर्मित या विनिर्मित चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। अब बात ये आता है निर्मित और विनिर्मित है क्या। तो निर्मित यानी निर्माण से अगर बात करते हैं तो जहाँ किसी अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, यानी परमानेंट एसेट्स का जहाँ निर्माण किया जाए, जैसे भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में भी आर्थिक इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक एक्टिविटी यानी आर्थिक कार्य क्रियाकलाप किया जाता है, पैसे रुपए का लेन देन होता है। तो ये भवन निर्माण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो निर्माण क्षेत्र में आते हैं, ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई परिसंपत्ति यानी ये परमानेंट एसेट्स होते हैं। विनिर्माण की जब बात करते हैं तो जहाँ किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, यानी किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके, प्राकृतिक ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करके, या कुछ भी प्राकृतिक चीज़ का उपयोग करके किसी नए चीज़ों का निर्माण या वस्तु का निर्माण किया जाए, जो वस्तु हमारे दैनिक क्रियाकलापों में वर्क काम आते हैं और जिससे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी की जा सकती है, की जा सकती है, वो विनिर्माण में आते हैं। जैसे कि कपड़ा का निर्माण किया जाता है कपास का उपयोग करके। कपास कहाँ से आता है? कृषि से, यानी प्राथमिक चीज़ का उपयोग किया, यानी प्राकृतिक चीज़ का उपयोग किया। फिर उसके बाद जैसे ब्रेड का निर्माण करता है, तो ब्रेड किससे निर्माण होता है? गेहूं से, वीट से। और वीट यानी कहाँ से आता है? गेहूं कहाँ से आता है? कृषि से। समझ गए बात को? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी क्षेत्र की बात जो करते हैं, टर्सरी क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए जो भी सेवाएं प्रदान की जाएगी वो सारे सेवाएं से अगर आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रहा है, तो वो तुम्हारा तृतीय क्षेत्र में वो हम लोगों का तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे बैंक क्या करता है? बैंक कृषि करने के लिए भी पैसा देता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में। और बैंक क्या करता है? किसी भी ब्रेड कंपनी को अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ब्रेड कंपनी, कपड़ा कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, यानी सेवा प्रोवाइड किया हम लोग को। बैंक वहाँ पैसा जमा करने के लिए देता है कि भाई आप अपना पैसा यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, यानी हम लोग और उस सुरक्षित रख सकते, उसके बदले हम आपको ये पैसा देंगे, इतना देंगे, यानी सेवा प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रहा है, पैसों से लेन देन संबंधित बात हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा सेवा प्रोवाइड किया, जिससे के कारण पैसों का लेन देन, पैसों की एक्टिविटी हुई, आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप हुई। तो इस तरह का देख लिए, तो यहाँ से हो रहा है। तो ये हो गया, यहाँ से हम लोग प्राइमरी सेक्टर का यूज कर लिए, प्राइमरी सेक्टर को सेवा दे दिया। होटल की बात करते हैं, तो होटल किस में आता है? द्वितीय, मतलब भवन किस में आता है? द्वितीय में। और भवन में ही होटल बनाया जा सकता है। भवन का तो निर्माण कर दिया गया, भवन को होटल बनाना है कि अपार्टमेंट बनाना है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तृतीय क्षेत्र पे होटल बना रहा है तो होटल का सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है उस भवन में, तो भवन का निर्माण द्वितीय सेक्टर में हुआ था, सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन उसको तृतीय से होटल बनाकर उसके सेवा प्रोवाइड किया, जिससे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुआ। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुआ तो ये तृतीय सेक्टर में आ गया, जो कि द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया। तृतीय सेक्टर क्या है कि जो कि प्राथमिक और द्वितीय को सेवा प्रदान करे, सर्विस प्रोवाइड करे, वो तुम्हारा तृतीय सेक्टर में आता है, यानी टर्सरी क्षेत्र में आता है। अब अर्थव्यवस्था के इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रक भी हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं चतुर्धातुक क्षेत्र। चतुर्धातुक क्षेत्र में देखते हैं
तो इसमें जो शामिल गतिविधियां हैं वो जैसे कि संस्कृति हो गई, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है। जैसे फिल्म, सिनेमा हॉल लगा, फिल्म एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कह सकते हैं, एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदेंगे, या कोई भी रंगमंच कार्यक्रम हुआ, डांसिंग प्रोग्राम हुआ, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, तो उसमें भी जाने के लिए एंट्री पास लगता है। एंट्री पास का हम पैसा देते हैं, पैसों का लेन देन, आर्थिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप, तो ये शामिल हो गया आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी ये भी हो गया। दूसरा आप देखते हैं हम लोग पुस्तकालय, मेंबरशिप लेंगे, पैसा देंगे। शिक्षा, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं कोचिंग में, इंस्टीट्यूट्स में, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री में नहीं ना पढ़ते हैं, वहाँ भी पैसा देते हैं। तो जब पैसा देने की बात आई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को हम लोग गूगल का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। उस प्लेटफॉर्म को हम डायरेक्ट बिना इंटरनेट की सुविधा से चला सकते नहीं। इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका भी प्लान खरीदते हैं, और प्लान के लिए क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इसमें भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के क्षेत्र में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थार्थिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग पंच संख्यक क्षेत्र में देखते हैं, तो इसमें शामिल एक्टिविटी जैसे हम लोग इसको क्वार्टनरी सेक्टर कहते हैं, इसको क्वांसनरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसमें शामिल जैसे विश्वविद्यालय हो गया, मीडिया हो गया। विश्वविद्यालय, जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, पैसा देंगे। मीडिया को देखने के लिए टीवी चाहिए, पत्रकार लोग भी न्यूज हमारे तक पहुंचाते हैं, न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर पैसे से खरीदते हैं। विज्ञान भी अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वहाँ भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगा, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। गैर लाभ संस्थाएं, कोई भी गैर लाभ संस्थाएं हैं तो उनको भी फंडिंग होता है, और उसी फंडिंग के द्वारा वो गैर लाभ का काम करते हैं, लेकिन बिना पैसे के नहीं करते हैं। तो ये सारे, यानी जैसे एनजीओ वगैरह, वहाँ पर भी तो बहुत सारे लोग हैं, उन सबका भले तो पैसे से ना हो रहा है, फंडिंग हो रहा है, लेकिन लाभ नहीं करवा रहे हैं, लेकिन पैसा तो का एक्टिविटी तो हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के जितने भी हैं संस्थाएं, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको पंच संख्यक क्षेत्र में रखा जाता है। अब बात एक और स्टार पॉइंट की बात कर ले तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सम्मिलित रूप से वस्तु क्षेत्र कहा जाता है, यानी कॉमोडिटी सेक्टर कहा जाता है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जब बात करते हैं तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कॉमोडिटी सेक्टर कहते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र को गैर वस्तु क्षेत्र यानी कॉमोडिटी क्षेत्र कहते हैं। यानी गैर वस्तु क्षेत्र तृतीयक हो गया, और वस्तु क्षेत्र हो गया आपका प्राथमिक और द्वितीय। कॉमोडिटी हो गया तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी, और नॉन कॉमोडिटी हो गया टर्सरी। ऐसी इकाई जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों को नियमित रूप से लेखांकन करवाती है, यानी कि वैसा इकाई, कोई भी ऐसा यूनिट जो कि अपना जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करता है, उसका ऑडिटिंग करवाता है। तो वैसा जो भी इकाई होगा वो सारे इकाई को हम लोग संगठित कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। वो जो भी करवा रहा है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, जो भी हो रहा है उसका ऑडिटिंग करवा रहा है, उसका लेखांकन करवा रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाकलापों का लेखांकन करवा रहा है, तो वैसा क्षेत्र क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। और जो नहीं करवाता है वो असंगठित क्षेत्र कहलाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। जैसे हम इसमें ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, छोटा मोटा दुकान भी खोल करके कुछ बेच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का बिजनेस है, लेकिन वो अपने इनकम का ऑडिटिंग करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। सरकार के नज़र में उनका इनकम का ऑडिटिंग आता है, नहीं आता है। वो कितना साल भर में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना टैक्स भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उनका आता है। जब ये ऐसा छोटा मोटा बहुत सारा बिजनेस, ठेला पे वेंडर लोग, ये सब भी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इनकम का, अपने आर्थिक क्रियाकलाप का कोई ऑडिटिंग नहीं करवाता है।
यानी वो आर्थिक कितना पैसा कहाँ से लाएं, किसको दिए, क्या किए क्या नहीं किए, क्या सारे का कुछ ऑडिटिंग नहीं होता उन लोग का। जब नहीं होता है तो ये क्या कहलाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। समझ में बात आया। लेकिन बड़े बड़े कंपनी जो हैं उन सबका ऑडिटिंग होता है, साल में एक बार ऑडिटिंग हो किया जाता है, लेखांकन किया जाता है उनके सभी आर्थिक क्रियाकलापों का। तो जो भी करवा रहे बड़ा बड़ा कंपनी या फर्म्स हो गया, बहुत सारा फर्म्स हो गया, ये सारा करवाते हैं, जो भी करवाएं ऑडिटिंग वो सब क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। दैट्स ऑल। आज हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय जो था वो कंप्लीट हुआ। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा नेशनल इनकम होगा।